हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी इतिहास की क्लास है। इसमें हम अपने इतिहास को लेकर चल रहे हैं। अब लगभग आपका जो प्राचीन काल है अगले कुछ क्लासों में समाप्त होगा, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हुए पूर्व मध्यकाल की तरफ प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे पूर्व मध्यकाल क्या होता है। जब आप प्राचीन काल से आगे बढ़ते हुए मध्यकाल में प्रवेश करते हैं तो बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र होगा, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं, इसी काल को कहते हैं हम पूर्व मध्यकाल, यानी कि प्राचीन काल खत्म होने की अवस्था और मध्यकाल आरंभ होने की अवस्था के बीच का क्षेत्र। इसमें हम मुख्यतः राजपूत जो शासक हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे गुप्त शासकों की। गुप्त शासकों के अंतर्गत जो साम्राज्य विस्तार किया गया था, शासन स्थापित किया गया था, इन सब पहलुओं को हम देख चुके थे। लेकिन अभी तक हमने इनके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक इन सब पहलुओं की चर्चा नहीं की थी। इनकी चर्चा अब हम करना प्रारंभ करेंगे और इनसे संबंधित जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं इन सभी पहलुओं को देखेंगे। ये जो क्लास है ये सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे एसडीएम समीक्षा अधिकारी ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्य राज्यों से संबंधित हो या फिर यूपीएससी से संबंधित हो तो आप लोग इस क्लास को नहीं देख सकते। जितनी महत्वपूर्ण ये क्लास उत्तर प्रदेश के लिए है, आरओ के लिए है, उतनी ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए भी होने वाली है। नाम इसलिए लिख दिया गया है यहाँ पर क्योंकि हाल ही में समीक्षा अधिकारी का पेपर जो कैंसिल हुआ उसकी वजह से और यूपीपीसीएस की वैकेंसी सबसे पहले होने वाली थी, इसलिए यहाँ पर आपको ये नाम देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं अपने आज के पहलुओं की। तो देखो, आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक एवं शासन नगरीय अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक, इनसे संबंधित जो साम्राज्य विस्तार थे, विजय की नीति थी, इन सबको हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब अभी तक ये हम चर्चा करते थे किसी शासक के बारे में, किसी वंश के बारे में अगर हम पढ़ते थे तो उनकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पर देखते थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं कि ये जो टॉपिक है आपका, जो हम चर्चा करेंगे, ये चीजें हमें कहां से प्राप्त होती हैं, इन चीजों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, इन सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, यहां पर आप एक अभिलेख का नाम देख रहे होंगे जिसका नाम है सूफिया अभिलेख। क्या नाम है अभिलेख का? एक मिनट। यहां पर आप देख रहे होंगे नाम है इसका सूफिया अभिलेख। अब ये सूफिया अभिलेख आप देख रहे हैं, ये है कहां पर? इसकी अगर हम अवस्थिति की बात करते हैं तो ये हमें मध्य प्रदेश के रीवा जिले से देखने को मिलता है। कहां से? मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हमें यह अभिलेख देखने को मिलता है। इस अभिलेख की विशेषता क्या है? अगर हम इस अभिलेख की विशेषताओं की बात करें तो इससे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आरंभिक जो हमने बात की थी उसमें हमने गुप्त वंश के संस्थापक के तौर पर श्रीगुप्त को देखा था और वास्तविक संस्थापक के तौर पर हमने चंद्रगुप्त प्रथम को देखा। लेकिन यहां पर आपको जब सूफिया अभिलेख देखते हैं तो गुप्त वंश के आरंभिक शासक के तौर पर यहां पर घटोत्कच के नाम का उल्लेख किया गया है। घटोत्कच कौन है? घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र है और चंद्रगुप्त प्रथम का पिता है ना? तो यहां पर देखो, इसमें क्या है? घटोत्कच के नाम का उल्लेख हमें सबसे पहले मिलता है। इसी कारण कभी कभी इस वंश को इतिहासकारों के द्वारा घटोत्कच वंश के तौर पर भी जान लिया जाता है। आरंभिक जो इतिहास है ये आपका श्रीगुप्त से प्रारंभ होकर घटोत्कच तक पहुंचेगा, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के पास पहुंचेगा। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में हमें देखने को मिलते हैं, जो इस वंश के तीसरे शासक माने जाते हैं। लेकिन जैसा कि अभी बताया, सूफिया अभिलेख में हमें आरंभिक नाम जो मिलता है घटोत्कच का मिलता है। इन्हीं को इस वंश का संस्थापक या फिर इनके वंश की आरंभ की अवस्था जो मानी जाती है घटोत्कच मानी जाती है। ठीक है, अब आगे आओ। अब देखो, यहां पर आपको एक नाम और मिलेगा, दामोदरपुर ताम्रपत्र। ये दामोदर पत्र जो आपका है, दामोदरपुर ताम्रपत्र आपका, इसमें हमें बुद्धगुप्त को, कौन यहां पर? बुद्धगुप्त को परम भट्टारक महाराज धिराज के नाम से उपाधि लेते हुए दिखाया गया है। अब ये इस वंश के अन्य शासक रहे होंगे, है ना? अब यहां पर देखेंगे इन्हें परम भट्टारक महाराज धिराज की उपाधि धारण करते हुए दिखाया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है
गुप्त वंश के किस शासक ने परम भट्टारक महाराज धिराज की उपाधि धारण की? गुप्त शासकों की विशेषता ये थी कि ये बड़ी भारी भरकम उपाधियां ग्रहण करते थे। क्यों करते थे? क्या उद्देश्य थे इनके? इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखो, गुप्तकालीन प्रशासनिक एवं शासन व्यवस्था। अब यहाँ पर हम प्रशासनिक और शासन व्यवस्था के पहलुओं को देखते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे गुप्तकालीन शासकों ने अपनी जो शासन प्रणाली थी, ये क्या है, अपने पूर्वगामी शासकों के अंतर्गत जो व्यवस्था चल रही थी उसी को इन्होंने कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया। मतलब कहने की बात यह है कि जो गुप्त शासकों के पहले के शासक थे, जिस शासन व्यवस्था का संचालन उनके द्वारा किया जा रहा था, उसी शासन व्यवस्था को कुछ जरूरी परिवर्तनों के साथ परिवर्तित करते हुए यहां पर गुप्त शासकों ने उसी शासन व्यवस्था का यहां पर क्या किया, यहां पर जारी रखा, बस कुछ अपने अनुसार परिवर्तन करते रहे। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे आवश्यकता अनेक नवीन और मौलिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को इसमें शामिल भी किया इन्होंने, कुछ परिवर्तन भी किए, जैसे सामंतवादी व्यवस्था का आरंभ करेंगे ये, है ना। अब देखो, गुप्त काल में दो तरह के क्या है, शासन तंत्र प्रचलन में थे। शासन तंत्र के प्रचलन कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका गणतंत्रात्मक, एक हो जाता है आपका राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक मतलब जैसे भारत एक गणतंत्र है, लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। और राजतंत्र में आप देखेंगे, राजतंत्र में क्या होता है, राजा ही सर्वे सर्वा होता है, उसी के द्वारा सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और ये निर्णय एक तरह से प्रजा के लिए क्या है, बाध्यकारी होते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर गणतंत्रात्मक की अगर हम बात करते हैं तो पहले इस शब्द को हम समझ लेते हैं। गणतंत्रात्मक राज्यों के अंतर्गत गुप्त वंश के साथ राज्य की बात करते हैं तो पंजाब और राजस्थान आपको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इन दोनों के अंतर्गत अन्य जो क्षेत्र थे आप देखेंगे यहां पर गालव, अर्जुनायन, तनकानिक, योधे, मद्र, प्रार्जुन, कुडंदिक, कारक, काक, हरपरिक और आभीर विशेष रूप से हमें देखने को यहां पर मिल जाते हैं। यहां पर एक इतिहासकार है केपी जायसवाल, इन्होंने उल्लेख किया है कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को खत्म करने वाला शासक जो था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप 400 ईस्वी तक हम देखते हैं कि गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था मौजूद थी गुप्त वंश में, ये पूरी तरीके से क्या है, समाप्त हो जाती है। और अब हम बात कर रहे हैं राजतंत्र। तो राजतंत्र की जब आप बात करते हैं तो यहां पर देखो, राजतंत्र की चीजें देख लेते हैं। राजतंत्र क्या है? गुप्त काल के अंतर्गत अधिक प्रचलित एवं लोकतांत्रिक क्या थी, ये शासन तंत्र था और ये देवीय सिद्धांत के ऊपर आधारित था। यानी कि जो गुप्त शासक थे ये अपने साम्राज्य का शासन संचालन दैवीय सिद्धांत के आधार पर करते थे। मतलब ये कि ये बताते थे कि इन लोगों को भगवान के द्वारा यहां पर भेजा गया है आप लोगों के ऊपर शासन करने के। ऐसा क्यों करते होंगे? जिससे कोई भी इनके निर्णयों के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, जिससे कोई भी इनके दिए गए आदेश को मानने से इनकार ना कर सके। अब दैवीय सिद्धांत क्या है इसको देख लो। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। क्या है? जो आपका राज्य है इसकी जो उत्पत्ति है ईश्वर के द्वारा की गई है और राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। क्या है? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिसको ईश्वर द्वारा राज्य को संचालित करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। ठीक, और प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का विरोध ना करे और उसके द्वारा दिए गए सभी निर्णय और सभी आदेशों का पालन करे बिना किसी विरोध और बिना किसी प्रतिरोध के। यहां पर आप देखेंगे दैवीय सिद्धांत है, ये ना तो कोई भगवान के द्वारा दिया गया, ना ही इससे संबंधित कोई तथ्य हमारे पास मौजूद है। लेकिन हां, जब कोई शासक अपने आप को वैधता प्रदान करना चाहता था, जब कोई शासक
बिना किसी विरोध के शासन स्थापित करना चाहता था। जब कोई शासक अपनी प्रजा को डरा धमका के रखना चाहता था, तब इस प्रकार के दैवीय सिद्धांतों की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। आगे जाकर इतिहास में इसी चीज को हम देखेंगे, किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में और बलबन के काल में, जिन्होंने निरंकुशता पूर्ण यहां पर शासन किया और दैवीय सिद्धांत के द्वारा अपनी प्रजा के विद्रोह को दबा के रखा। आज आप देखिए, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर भगवान की कृपा बताते हैं। मैं किसी एक धर्म या फिर एक वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। हर धर्म में, हर जाति में, हर वर्ग में इस प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, जो क्या करते हैं? अपने आप को भगवान का अवतार, अपने आप को भगवान के द्वारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। कई बार मेरा भी सामना हुआ इनसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे आपको ये बात मानने के लिए बाध्य होना पड़े कि जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो एकदम एग्जैक्ट है। कुछ ना कुछ इसके पीछे बात रही थी होगी, नहीं तो आप लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ऐसे कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो यहां पर रहता है। इन्हीं की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी यहां पर उपस्थित हो जाते हैं जो क्या है, जो उनकी देखा देखी करने लगते हैं। ये हर क्षेत्र में, जो यूपीएससी तैयारी करने आप आते होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग भी आपको देख के क्या हम ये यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनेंगे, हम भी करते हैं, एसडीएम तो बनी जाएंगे। इस प्रकार की देखा देखी चलती रहती है, तो कई प्रकार के यहाँ पर उनके फॉलोवर्स भी उन्हीं तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो है दैवीय सिद्धांत। अब ये सिद्धांत कितना दम है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब आते हैं हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, और इसको जानने के लिए हमारे पास कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं, यानी कि जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, उसको जानने के लिए हमारे पास स्रोत क्या क्या है, इस पहलू के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? इस पहलू के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। एक मिनट, हमारे सामने प्रश्न आता है कि जिन तथ्यों को हम यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की, तो इनके समय की प्रशासनिक व्यवस्था को जानने के हमारे पास स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है। तो मैं आपको किसी भी चीज के बारे में बताने से पहले एक बार सोर्स जरूर बताता हूं कि किस आधार पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें, स्रोतों की बात करें, तो यहां पर हमारे पास कई ग्रंथ मौजूद हैं, हमारे पास कई अभिलेख मौजूद हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार के गुप्तकालीन सिक्के मौजूद हैं। साथ में यहां पर आप देखेंगे चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांत हमारे पास मौजूद हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्त शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही होगी। कल के ही क्लास में मैंने बताया था कि गुप्त काल के अलग अलग शासकों के हमें अलग अलग प्रकार के सिक्कों की प्राप्ति होती है, जैसे वीणा बजाते हुए, अपनी या अपनी धर्मपत्नी का नाम अंकित करवाते हुए, भगवान की मूर्तियां अंकित करवाते हुए। तो ऐसे हमें अलग अलग सिक्कों की प्राप्ति हुई है। इनसे हम इनकी प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाओं को जानते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे गुप्त शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों में कालिदास की रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण है। कालिदास के द्वारा कई रचनाओं का यहां पर निर्माण किया गया। इसमें हम देखते हैं 3 नाटक, जिन्हें हम रूपक भी कहते हैं। क्या है? 3 नाटक महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 3 नाटक? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। ये 3 नाटक महत्वपूर्ण है। फिर 2 महाकाव्य हैं जिनकी रचना कालिदास ने की। ये कौन कौन से हैं? रघुवंशम, कुमार संभव। और आगे जाकर 2 खंड काव्य आते हैं। ये कौन कौन से हैं आपके? ये है मेघदूतम और ऋतु संहार। यानी कि इस प्रकार से 7 नाटक और 7 महाकाव्य तथा खंड काव्यों की प्राप्ति हमें कालिदास के द्वारा होती है। कौन कौन से हैं आपके? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार। इन्हें याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे गुप्तकालीन शासन व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं।
तो इन रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देख लो, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस है। रचना किसने की? मुद्रा राक्षस की विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस से हमें गुप्त शासकों के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त होती है, इनकी आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्था। उसी प्रकार से आप देखेंगे पंचतंत्र की जो कहानियां हैं विष्णु शर्मा द्वारा लिखी हुई, इसकी प्राप्ति होती है। और नीतिसार, कादम्बक कृत नीतिसार, इससे हम इनके समय की जानकारियों को प्राप्त करते हैं। और यहां पर विदेशी यात्रा वृतांत भी यहां पर मौजूद हैं, जिनसे हम गुप्त शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये कौन है आपका? ये है फाहियान, जिसने फो क्यो की रचना की। अब इसकी किताब का नाम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, फो क्यो की रचना इसके द्वारा की गई। और यहां पर शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान हमें फाहियान भारत की यात्रा पर आते हुए दिखाई देगा। ठीक, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ेंगे तो आगे की चर्चा देखो, यहां पर बताता हूं मैं आपको। आने वाले जो अपने यात्रा वृतांत हैं, इनमें कई जगह जो अन्य यात्री आएंगे भारत में, उनके द्वारा इस समय के यानी कि गुप्तकालीन समय के हमें सुशासन एवं कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कैसे कानून थे, किस प्रकार के यात्रा वृतांत थे। कल के ही एमसीक्यू वाली क्लास में हमने एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया था, जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर था। उसमें मैंने बताया था कि गुप्त काल में निर्दोष सिद्ध होने के लिए अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, विष परीक्षा, ये प्रमाण के तौर पर देने होते थे। बताया था आपको, अगर आपने ध्यान से सुना हो और उस क्लास में उपस्थित हो तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हम केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। गुप्त काल की कैसी यहां पर व्यवस्था थी। तो गुप्त काल में जो सर्वे सर्वा होता था, ये राजा होता था, तो राजा को ही हम यहां पर देखते हुए चलेंगे। तो सर्वे सबसे ऊपर और मुख्य कौन है? राजा है, यानी कि किंग है। जैसे कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। राजा की जो उपस्थिति ये देवता के समान मानी गई है। क्या है? राजा की जो उपस्थिति है ये देवता के समान मानी गई है। मतलब राजा हल्के में मतलब ना, देवता के समान है, कोई उंगली नहीं उठा सकता उसके ऊपर। तो पृथ्वी पर देवता का प्रतिनिधि है। क्या है ये? पृथ्वी पर देवता का ये प्रतिनिधि है। कभी कभी राजा अपने आप को और शक्ति दिखाशाली दिखाने के लिए स्वयं देवता घोषित कर देते थे कि हम ही जो है कुछ हैं और इस ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं। तो अपने आप को कभी कभी ये देवता के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर देते थे। तो यहां पर हमें एक नाम मिलता है, लोक धामनो देवस्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये शब्द जो है हमारा लोक धामनो देवस्य, इसकी प्राप्ति हमें होती है प्रयाग प्रशस्ति से। कहां से प्राप्ति होती है? प्रयाग प्रशस्ति से। क्लियर? और प्रयाग प्रशस्ति से हमें इस चीज की प्राप्ति होती थी। यहां पर आप देखेंगे समुद्रगुप्त ने खुद को देवता घोषित किया। प्रयाग प्रशस्ति आपकी, इसमें हमें लोक धामो देवस्य नाम मिलता है। और ये संबंधित किससे है? समुद्रगुप्त से, मतलब खुद देवता है। प्रयाग प्रशस्ति में अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है, देखिए यहां पर, वो क्या है कि सुल्तान देवता के तुल्य है, देवता के समान है। ये आपको यहां पर विवरण देखने को मिलेंगे। गुप्त शासक अपनी सत्ता को मनवाने के लिए और किसी भी विरोध से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने आप को देवता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहां पर प्रयाग प्रशस्ति में जैसे हमने अभी बात की थी, यहां पर एक शब्द था कौन सा आपका? लोक धाम्यो देवस्य, यानी कि समुद्रगुप्त देवता के समान है। उसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति में उसे अचिंत्य पुरुष यानी कि भगवान विष्णु कहा गया है। किसे? समुद्रगुप्त को भगवान विष्णु की से तुलना की गई है। और यहां पर आप देखो अन्य राजाओं से, अन्य भगवानों से भी तुलना की गई है, जैसे कि कुबेर, वरुण, इंद्र तथा यमराज से तुलना की गई कि आप ये सब हैं, हल्के में मत लो अपने आप को, राजा को हल्के मत लो। ये प्रजा को आदेश दिए जा रहे हैं। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? ये दोनों विक्रमादित्य के साथ साक्षात, यहां पर आप देखें अप्रत्यक्ष यानी विष्णु भी कहा गया है।
किसे किसे? समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतिहास में हमें 14 विक्रमादित्य देखने को मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो विक्रमादित्य हुआ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। तो विष्णु के समान उपाधियां प्राप्त करने वाले या विष्णु की तुलना करने वाले समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर आप देखेंगे हरिसेन जो यहां पर इतिहासकार है। अच्छा, हरिसेन ने किस चीज की रचना की थी इसके बारे में बताओ मुझे। हरिसेन की अगर बात करते हैं तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त को सज्जनों के उदय और दुर्जनों के पतन का कारण माना है। बोला कि आम इंसान नहीं है, ये भगवान है। और क्या करते हैं, अगर आप सज्जन हैं तो आपका उदय करेंगे, और अगर आप दुर्जन हैं तो आपका पतन करेंगे। कौन? समुद्रगुप्त। ऐसी ऐसी व्याख्याएं दी गई। अब देखो, अपने दैवीय सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो गुप्त सम्राट हैं ये उपाधियां धारण करेंगे। कैसी उपाधियां? एक से एक बढ़ के उपाधियां, जिससे लोग इनकी सत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकेंगे। जैसे परम दैवत, महाराज धीराज, राजा धीराज, एकाधिकार, परमेश्वर, इस प्रकार की भारी भरकम उपाधियां। अब ये बताओ, अभी आपके सामने एक व्यक्ति को लाके बैठाया जाए और उसके बारे में बताया जाए कि ये व्यक्ति ज्योग्राफी से पीएचडी है और इन्हें जो विश्व की ज्योग्राफी संबंधित संस्था है उसके द्वारा श्री श्री 1008 परम भागवत महाराज धीराज एक्स्ट्रा 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 XYZ की उपाधि दी गई है। तो आप क्या करोगे? कांपने लगोगे, भैया इस व्यक्ति से ज्योग्राफी के बारे में क्या बात करें हम। इतनी उपाधि, इतना एक्सपीरियंस, इनके सामने तो हम तुच्छ प्राणी हैं। तो ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर आए शासक के सामने खड़े होने से, इसलिए ये बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण करेंगे। अब देखो, दैवी उपाधि के बावजूद ये जो राजा थे ये खुद भी क्या नहीं कर सकते थे? विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। बेशक आप भगवान हैं, लेकिन जो विधि विधान है इनका उल्लंघन नहीं कर सकते। अब ये चीज सिद्ध कैसे हो रही है? तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बार एक पुरोहित जी पेड़ के नीचे बैठे, एक व्यक्ति भागता भागता आता है, पुरोहित जी से कहता है कि पुरोहित जी, एक बिल्ली यहां पर मर गई है। पुरोहित जी को लगा कि इस व्यक्ति से ही बिल्ली मरी है। पुरोहित जी खुश, ब्राह्मण जी बड़े खुश हो गए। क्यों? अब भोज मिलेगा और क्या होगा, और दक्षिणाएं मिलेंगी। तो व्यक्ति पूछता है इसके प्रायश्चित के तौर पर क्या करना पड़ेगा? पुरोहित जी कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, 1 महीने तक पूरे ग्राम को भोजन करवाओ और छोटी सी एक बिल्ली किसी ब्राह्मण को दान दो। ठीक है? तो पंडित जी ने अपनी व्यवस्था कर ली, 1 महीने भोजन की, एक सोने की बिल्ली की। लेकिन इसी बीच वह व्यक्ति बोलता है वो बिल्ली आपके बच्चे से मरी है। पंडित जी बड़े चिंतित, बोल क्या दिया यहां पर, पहले बोलते तो सोच समझ के बताते। तो पंडित जी कहते हैं तो चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण के बालक के द्वारा किए गए कोई भी कृत्य माफी की हो गए। तो ब्राह्मण ही यहां पर निर्धारण कर रहे हैं कि आपके ऊपर कौन कौन से नियम लागू होंगे, कौन कौन से नियम लागू नहीं होंगे। तो यहां पर कहा गया है कि राजा जो है भगवान का दैवीय अवतार है या फिर सबसे उच्च है, इसके निर्णय पर आप सवाल नहीं उठा सकते। ये कौन घोषित कर रहा है? ब्राह्मण। लेकिन इसके तहत ब्राह्मण भी राजा के नियंत्रण में आ रहा है। तो राजा के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए ब्राह्मण ने क्या किया, यहां पर कह दिया कि राजा आम जनता के लिए भगवान है। जब बात आएगी विधि विधानों की, तो विधि विधानों का उल्लंघन राजा भी नहीं कर सकता, उसे भी हमारे अधीन रहना पड़ेगा। ये चीजें हमें यहां पर पता चलती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देखेंगे इस आधार पर ब्राह्मणों ने क्या किया, राजा की
शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से, इस विधि विधान के माध्यम से। ठीक है, अब देखो, राजा सभी में सभी में क्या है, शक्तिशाली है। क्या है, राजा का जो पद है इस सभी में हमें सबसे शक्तिशाली देखने को मिलता है, और कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी भी है। राजा ही क्या है, कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी हमें देखने को मिलेगा। अब एक बात बताओ, भारत में कौन ताकतवर है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय दे सकते हैं, लेकिन संविधान में एक शब्द जुड़ा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति किसी भी कार्य को करने से पहले इस मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, प्रधानमंत्री। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना कोई भी कार्य, सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आप यहां पर देखेंगे जो राजा है एक कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी हमें देखने को मिलता है। न्याय का प्रधान भी कौन है, यहां पर न्यायाधीश है। ठीक, न्याय का प्रधान क्या है, न्यायाधीश। कौन होगा, राजा होगा। मतलब एक तो इसके हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था का उच्च अधिकारी, सैनिक व्यवस्था का उच्च अधिकारी, और न्यायिक व्यवस्था का उच्च अधिकारी कौन है, यहां पर आपका राजा ही है। कार्यपालिका का सबसे उच्च अधिकारी तो राजा हो ही गया। साथ में जो न्यायिक व्यवस्था है इसमें भी सबसे ऊपर कौन है, राजा ही है। और सेना में सबसे ऊपर कौन है, ये भी आपका जो प्रधान सेनापति होगा, ये भी कौन होगा, राजा ही होगा। तो राज्य की केंद्रीय, प्रशासनिक, आर्थिक सभी शक्तियां राजा के अंतर्गत निहित हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखो, युद्ध के समय सेना का जो नेतृत्व किया जाएगा ये भी राजा करेगा। क्या करेगा, राजा स्वयं यहां पर सेना का नेतृत्व कर रहा है। और प्रशासन में सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति खुद राजा अपनी इच्छा अनुसार और अपनी अनुमति से करेगा। क्या होगा यहां पर तो राज्य के नियंत्रण में मुख्य अधिकारी और उच्च अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति भी खुद राजा करेगा। तो इस प्रकार से क्या है, राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और जो अधिकारियों की नियुक्ति राजा के द्वारा की गई है ये सभी क्या है, राजा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, किसी अन्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो यहां पर उत्तरदायित्व का नियम भी हमें देखने को मिल जाता है। सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो देख लो, यहां पर राजा की जो स्थिति है ये क्या है, एक निरंकुश शासक के तौर पर हो गई। एक बात बताओ, किसी एक व्यक्ति के हाथ में आप प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्तियां एकत्रित कर दीजिए तो व्यक्ति क्या होगा, निरंकुश हो जाएगा। आज हमारे यहां पर प्रधानमंत्री एक सीमा से बंधे हैं। क्यों, स्वतंत्र न्यायपालिका मौजूद है हमारे यहां पर, कुछ निर्णय देंगे असंवैधानिक बता दिया जाएगा। लोगों के हित में कुछ निर्णय नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी। तो इसके तरह से आप देखेंगे न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका स्वतंत्र है, और विधायिका स्वतंत्र है। नॉर्थ कोरिया में देख लो, सभी के सर्वे सर्वा कौन होते हैं, वहां का शासक होता है। तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम व्यवहार में बात करें तो व्यवहार में जो राजा है ये क्या है, ये उदार है और जनहितकारी है। मतलब उदार व्यवहार करेगा और जनता के हित में कार्य करेगा, ये हमें यहां देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखो यहां पर गुप्त काल में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ में मिलजुल कर कार्य किया है। जैसे जो रानियां हैं ये आप देखेंगे क्या है, यहां पर अपने पतियों के साथ मिलकर शासन संचालन में मदद करेंगे। जैसे यहां पर कुमार देवी ने चंद्रगुप्त प्रथम के साथ यानी कि अपने पति के साथ में मिलकर कुशलता पूर्वक शासन संचालन किया था। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने किसके साथ में, इन्होंने बाकाटक राजवंशों के साथ में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसके तहत इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह बाकाटक नरेश से किया था। तो यहां पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है प्रभावती गुप्त, ये क्या करेंगी,
वाकाटक राज्य के संचालन को यहां पर अपने हाथ में ले लेंगी। तो एक प्रकार से हमें इस समय महिलाओं की भूमिका अधिक मजबूत देखने को मिल रही है और महिलाएं पुरुषों के बराबर अपने राज्य का संचालन कर रही हैं। अब हम बात करेंगे सामंत या फिर सामंतवादी व्यवस्था की। अब हम समझते हैं सामंत। देखो, यहां पर जो गुप्त राजवंश है, इनकी जो एक विशेषता थी, ये क्या थी? सामंतवाद का उदय। इनके द्वारा ही यहां पर सामंतवाद को बढ़ावा दिया गया। उसका उदय गुप्त साम्राज्य के शासन के अंतर्गत ही माना जाता है। ठीक। अब ये सामंत होते कौन है? तो सामंत को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक केंद्रीय संरचना है, इसका एक शासक है और उसके अधीन छोटे छोटे क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर शासन करने वाले जो व्यक्ति होंगे, इन्हें जो ये क्षेत्र शासक के द्वारा दिए गए होंगे, इन्हें ही हम सामंत कहते हैं। यानी कि भूमि इनको अनुदान में दी जाती थी, जिससे यहां पर हमें सामंती जो पद्धति है ये देखने को मिलती है। यही आपको एकता और फिर मनसबदारी के तौर पर थोड़े थोड़े परिवर्तनों के साथ में देखने को मिलती रही। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त सम्राटों के जो अधीनस्थ थे, कई छोटे छोटे राजा थे और ये सामंत के तौर पर स्थापित हो चुके थे। ठीक। अब इनसे संबंधित और भी चीजें हम समझेंगे। देखो, सामंत है कौन? सम्राट के अधीन अनेक छोटे छोटे शासक जो अपने अपने क्षेत्र में है तो स्वतंत्र, लेकिन नियंत्रण किसका है? नियंत्रण है आपके गुप्त शासकों का। ठीक। अब देखो, सामंत के अधिकार क्या क्या हैं? अगर हम सामंतों के अधिकारों की चर्चा करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे ये उपाधि ग्रहण कर सकते थे। जिस प्रकार से गुप्त शासक उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं, उसी प्रकार सामंतों को भी उपाधियां ग्रहण करने का अधिकार था, जैसे कि महाराज। लेकिन ये लोग कभी भी इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण नहीं करेंगे जितनी बड़ी बड़ी उपाधियां किनके द्वारा ली जा रही हैं? जितनी बड़ी बड़ी उपाधियां यहां पर गुप्त शासकों के द्वारा ली जा रही है, जैसे परम भट्टारक, महाराज ध्वज, जो छोटी छोटी उपाधियां देंगे, महाराज या फिर कोई और ले ली, ऐसी उपाधि दिया करेंगे। इन लोगों को सेना रखने का अधिकार था और जनता से कर वसूलने का भी इन्हें अधिकार प्रदान किया गया। अब देखो, अब यहां पर बात आती है, बेसिकली ऐसी क्या जरूरत पड़ी होगी कि हमने सामंतों के यहां पर अस्तित्व को स्वीकारा। तो एक बड़ा पूरा क्षेत्र है। अब एक शासक इतने बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं कर सकता। शासन करने के लिए उसे एक बड़ी फौज चाहिए जो यहां पर कानून व्यवस्था रखा बना सके, और एक अधिकारी वर्गों की फौज चाहिए जो यहां से राजस्व का वसूल कर सके, विकासशील योजनाओं को यहां पर कार्यान्वित कर सके। तो इसके लिए पूरा एक प्रशासनिक तंत्र राजा को स्थापित करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए राजा ने क्या किया? अपने क्षेत्र को कई प्रकार के छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जिसका परिणाम क्या निकलेगा? जिसका परिणाम ये निकलेगा कि इन्हीं क्षेत्रों पर, इन्हीं स्थानों पर ये जो आपके क्षेत्रीय शासक हैं, ये शासन करेंगे, लेकिन पूरे के ऊपर होंगे गुप्त शासक। ये जो आपके सामंत हैं, इन्हीं को आप देखेंगे यहां पर सेना रखने का अधिकार होगा। क्यों? राजा भी सेना रखने के झंझटों से मुक्ति पाता चाहता था। एक बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता था सेनाओं के ऊपर। दूसरा, यहां पर जो राजस्व उगाही की जाती थी राज्य के अंतर्गत, तो इसके लिए भी एक बड़ी फौज रखनी पड़ती थी अधिकारियों की। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए गुप्त शासकों ने क्या किया? सामंतों को स्थापित किया, भूमि अनुदान दिए इन्हें, और इन लोगों को क्या करेगा? यहां पर इन लोगों को कई अधिकार देंगे, कर वसूलने के, सेना रखने के। जब यहां पर एक कर वसूलते तो जितना इनका पैसा तय किया जाता उतना ये अपने पास रखते, बाकी की रकम गुप्त शासकों के पास भेज देते। उसी प्रकार से जब गुप्त शासकों को युद्ध करने की जरूरत पड़ती तो इन सामंतों से ही सेना की मांग की जाती। कुछ मात्रा में गुप्त शासक अपने पास रखते थे, लेकिन अधिकतर सेना के ऊपर इन्हीं के पास निर्भर थे। ठीक है। अब देखो यहां पर हमें कुछ महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि पादानुध्यात। ये कौन है? ये सामंत शासक अपने लेखों में अपने को इस नाम से संबोधित करते। अब ये सामंत शासक थे,
ये राजा के जैसे बिहेव करते, बड़े बड़े महल बनवाते थे, राजा होता उसी प्रकार से, एक बड़े नौकरों की सेना रखते, सब कुछ करते, उसी ठाट बाट में चलते। तो इन्होंने अपने आप को सामंत ना कहकर पदानुध्यात नाम से संबोधित करवाया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पदानुध्यात जो शब्द यूज किया गया है गुप्त शासकों के अंतर्गत, ये किसके लिए प्रयोग किया गया? सामंतों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे जो सामंत हैं ये क्या करेंगे, ये अपने अधीन छोटे छोटे सामंतों को रख लेंगे। मतलब ऐसे आप समझ सकते हो जैसे कल को आप आईएएस बनो, ठीक है, तो आपके ऊपर कौन होगा? अधिकारी होंगे, और आपके नीचे कार्य करने के लिए आप छोटे मोटे अधिकारियों को नियुक्त कर लो, ठीक है। तो वह कैसे क्या होगा? सामंत जो बड़े शासक के नियंत्रण में थे ये भी अपने नीचे छोटे छोटे सामंतों को रखना प्रारंभ कर दिया। अब यहां पर देखो केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं ये कौन है? जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं इनमें आप पाएंगे एक तो मंत्रिपरिषद है, दूसरा अधिकारी गण है। कौन है? एक तो मंत्रिपरिषद, दूसरा अधिकारी गण। मंत्री परिषद में मुख्य जो अधिकारी हैं राज्य के उन्हें शामिल किया गया, और अधिकारी गण में समस्त अधिकारी यहां पर शामिल होते थे। ठीक, ये तो समझिए। अब देखो ये मंत्रिपरिषद और अधिकारी गण है, इनका कार्य क्या होगा? राजा को प्रशासनिक कार्यों के संचालन में मदद करना। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद क्या करती है? सलाह देती है। उसी प्रकार से राजा की मदद करने के लिए हम मंत्रिपरिषद और अधिकारी गण हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक, अब यहां पर आओ, मंत्रियों को यहां पर अमात्य अथवा सचिव भी कहा जाता है। जो मंत्री थे महत्वपूर्ण उन्हें हम अमात्य और सचिव के नाम से भी यहां पर जानते हैं। अमात्य जो शब्द है मंत्री परिषद या मंत्रियों के लिए प्रयोग किया जाता था। एग्जाम में पूछा जाए आपका जो शब्द है ये किससे संबंधित था? तो ये मंत्रियों से संबंधित था। गुप्त शासन काल के कुछ महत्वपूर्ण मंत्री, अगर हम बात करते हैं कि गुप्त शासन काल में कौन कौन यहां पर महत्वपूर्ण मंत्री थे इनकी चर्चा करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे हरिसेन, वीरसेन या फिर शाक, शिखर स्वामी और पृथ्वी सेन। ये जो अधिकारी हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। कौन है ये गुप्त वंश के अंतर्गत महत्वपूर्ण मंत्री हैं। अब देखो, अब यहां पर एक गुहा लेख है, उदयगिरी गुहा लेख। इससे हमें पता चलता है कि जो सचिव का पद है ये परंपरागत पद हो गया था। कैसा पद? परंपरागत पद हो गया था। यानी कि परिवारजकों तथा उच्च कल्पों में यही है परंपरा प्रचलित थी, है ना। परंपरागत पद हमें देखने को मिलता है। अब देखो ये बाकाटक अभिलेख है, इन्हीं के तो समकालीन थे। बाकाटक जो अभिलेख है इनसे हमें पता चलता है कि जो राज्य में मंत्री पद हैं ये वंशानुगत कर दिए गए। क्या कर दिया गया? राज्य में जो पद हैं इन्हें वंशानुगत कर दिया गया। यानी कि एक परिवार के ही यहां पर लोग हमें देखने को मिलते। क्लियर? कोई डाउट नहीं? आ गया हो। अब यहां पर जो मंत्री की नियुक्ति कैसे होगी? अब जैसे आज की डेट में क्या है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाता है उसी में से हम अपने मंत्रियों को चुनते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो मंत्रियों को चुना कैसे जाए? तो मंत्रियों को चुनने का जो आधार था ये योग्यता थी कि आप कितने योग्य हैं। तो योग्यता को यहां पर देखा जाता था कि आप कितने योग्य हैं और आपकी यहां पर क्षमताएं क्या हैं। इन सब चीजों को यहां पर देखा जाता था। अब यहां पर आप देखिए कुमारामात्य, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं राज्य के अंतर्गत, हल्के फुल्के इंसान नहीं है। कुमारामात्य इस साम्राज्य क्या है, मुख्य मुख्य पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को कुमारामात्य कहते। राज्य के अंतर्गत जो मुख्य पद होते, इन मुख्य पदों के अंतर्गत जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते इन्हें हम कुमारामात्य के नाम से भी जानते। ठीक है, एक नाम इनके लिए प्रयोग किया गया था, कौन सा? एक नाम इनके लिए अमात्य प्रयोग किया गया है और कुमारामात्य भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। कुमारामात्य के कार्यालय को क्या कहा जाता था? जो कुमारामात्य होते थे इनके कार्यालय को हम कुमारामात्याधिकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कुमारामात्याधिकरण के नाम से हम इन्हें जानते थे। अब यहां पर अधिकरण केंद्रीय शासन के विविध विभाग थे।
प्रत्येक अधिकरण की अपनी अपनी सील या फिर मुद्राएं होती। जैसे आज की डेट में आपने देखा, किसी भी मंत्रालय के पास जाइए आप, जैसे आप गए मानव संसाधन मंत्रालय के पास, तो वो जो सील लगाए उस पर लिखा होगा मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार। विदेश मंत्रालय के पास जाइए, वहां पर लिखा होगा विदेश मंत्रालय भारत सरकार। अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग सील होती थी। उसी प्रकार से गुप्त शासकों के अंतर्गत भी जो अलग अलग अधिकारी थे, उनकी भी अलग अलग सीलें होती थी। अब यहां पर हम देखेंगे महासेनापति। महासेनापति कौन होगा? जब हम महासेनापति की बात करते हैं तो ये गुप्त सम्राट के अधीन महासेनापति होते। जो सेना की संरचना थी, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता ये स्वयं राजा होता, और राजा के नीचे कई सारे अधीन महत्वपूर्ण अधिकारी माने जाते हैं। इनके कार्य क्या थे? साम्राज्य के विविध भागों में, विशेषता जो सीमांत प्रदेश है, इनके क्षेत्रों में सैन्य संचालन करना। क्या था इनके मुख्य कार्य? इनके मुख्य कार्य विभिन्न भागों में विशेषता थी कि सीमांत प्रदेशों में क्या करना, यहां पर सैन्य संचालन के लिए इनको तैनात किया जाता था। फिर हम देखते हैं महादंड नायक। देखो, गुप्त शासकों में जो न्याय देने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये स्वयं शासक होता, राजा होता। उसके बाद यहां पर हम एक नाम देते हैं महादंड नायक। महासेनापति के अधीन एक महादंड नायक होता। एक सेनापति के नियंत्रण में अनेक दंड नायक होते थे। एक जो सेनापति है आपका, उसके नियंत्रण में हमें अनेक कौन मिलते हैं? यहां पर महादंड नायक देखने को मिलते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? युद्ध के अवसर पर सेना का नियंत्रण करेंगे। सेनापति तो एक होता है ना, जैसे हमारे यहां पर जो थल सेना अध्यक्ष हैं, ये एक है। इनके अधीन छोटे छोटे उप सेना अध्यक्ष कई सारे होंगे जो अलग अलग डिवीजन को हैंडल करते होंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पर जो महादंड नायक है, ये सेनापति के अधीन है, और एक सेनापति के अधीन या फिर एक महासेनापति के अधीन कई सारे हमें महादंड नायक देखने को मिलते हैं। और युद्ध क्षेत्र में यही महादंड नायक युद्ध सेना का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। क्लियर? अब जो गुप्त सेना है, ये क्या है? 3 प्रधान विभाग में विभाजित थी। गुप्त सेना जो हो आपकी, ये 3 भागों में विभाजित होगी। कौन से 3 भाग? इनके जो 3 भाग हैं यहां पर आप देखेंगे, पदाति यानी कि पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी सेना। इस प्रकार से 3 सेना के रूप में आप इन्हें देखते हैं। अब आगे आते हैं, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखें महादंड नायक जो महासेनापति के अधीन था, महादंड नायक के अधीन भी हमें कई अधिकारी देखने को मिलेंगे, जैसे कि महाष्टपति, अश्वपति, महापीपू, पीलुपति और अनेक महत्वपूर्ण अधिकारी। मतलब अधिकारियों के नीचे भी अधिकारी। अब देखो, साधारण सैनिक कौन होते? जो साधारण सैनिक थे इन्हें हम चाट कहते। क्या कहते हैं इन्हें? चाट। और सेना की छोटी टुकड़ी को चमू कहते। जो साधारण सैनिक थे इन्हें हम चाट कहते, और इनकी जो सेना की छोटी टुकड़ी थी इन्हें हम चमू के नाम से जानते। क्लियर? आगे आओ। अब देखो यहां पर रण भांडारिक। रण भांडारिक कौन है? बात करते हैं। सेना के लिए सामग्री। अब सेना के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए? जैसे कि वस्त्र, भोजन की वस्तु है, हथियार, ये सब चीजें व्यवस्था जो करता था महाभंडारिक नाम का अधिकारी ही करता। और ये एक अलग से विभाग होता जो सेना की आवश्यकताओं की चीजों को व्यवस्थित करता। ये क्या है? सेना की चीजों को व्यवस्थित कर रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे दंडपाशिक। दंडपाशिक कौन है? एक तो सेना है जो बाहर की सुरक्षा देख रही है, किसी के ऊपर हमला करना है तो जा रही है, कोई हमला करने आ रहा है तो उसे रोक रही है। उसी प्रकार से यहां पर नगर प्रशासन के लिए पुलिस विभाग होता, और पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को हम दंडपाशिक कहते हैं। दंडपाशिक की सहायता के लिए एक खुफिया विभाग होता, इन्हें हम क्या कहते हैं? चेराद रणनी इन्हें हम कहते हैं। और इनके साथ में कई सारे महत्वपूर्ण अधिकारी भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या है? कई सारे अधिकारी हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो, भट्ट
चाट कौन थे? चाट थे सेना के साधारण सिपाही, भट्ट होंगे पुलिस के साधारण सिपाही। तो अंतर है चाट और भट्ट में। चाट सेना के साधारण अधिकारी हैं, भट्ट पुलिस के साधारण अधिकारी हैं। अब यहां पर आप देखेंगे महासंधि विग्रहिक कौन है? यहां पर महासंधि विग्रहिक पड़ोसी राज्यों, सामंतों और गणराज्यों के साथ संधि और विग्रह की नीति को अपनाने वाले अधिकारी को हम महासंधि विग्रहित कहते हैं। अब देखो अपने यहां पर एक फॉरेन मिनिस्टर होती है, विदेश मंत्रालय होता है। ये जो विदेश मंत्रालय है इसके कार्य क्या है? किस देश के साथ में कैसे संबंध स्थापित करने हैं, अच्छे बुरे, या फिर कौन सा मैटर न्यूज में चल रहा है इसके बारे में सूचित करना, कहीं हमारे नागरिकों को असुविधा तो नहीं है इसका पता लगाना। तो वही चीज आप देखेंगे जो महासंधि विग्रहित है ये इन चीजों का निर्माण करता था, इन चीजों का पता लगाता था कि पड़ोसी राज्य में किस राज्य के साथ, किन सामंतों के साथ में, किन गणराज्यों के साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं, किनसे हमें पत्र व्यवहार करना है, मतलब विदेश विभाग के समान आप इसे मान सकते हो। फिर यहां पर आप देखेंगे सम्राट का अत्यंत विश्वस्त कर्मचारी होता, जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी होता, ये क्या है? ये राजा का सबसे विश्वसनीय अधिकारी होता। क्यों? राजा बढ़िया अपने हरम में व्यस्त हैं और यहां पर महासंधि विग्रही ने क्या कर दिया? एक लेटर लिख दिया अपने पड़ोसी राज्य को कि भैया आओ रात में, राजा तो वही है टाइम पास करता रहता है, आगे कब्जा लो, ऐसी कोई गतिविधि ना कर दे, राजा की नैया ना डुबा दे। तो क्या करता था? सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को यहां पर अपॉइंट किया जाता। ठीक, विनय स्थिति स्थापक, यहां पर एक और आपको देखने को मिलेगा विनय स्थिति स्थापक। ये कौन थे? ये अधिकारी आपके देखेंगे मौर्य काल के धर्म महापात्र के समान होते, मौर्य काल धर्म महापात्र होते, उनके समान विनय स्थिति स्थापक आपको देखने को मिलेंगे। ये धर्म नीति की स्थापना करते, जनता के चरित्र को उन्नत बनाने का कार्य करते और विविध संप्रदायों में मेल जोल बढ़ाने का कार्य करते थे। विनय स्थिति स्थापक क्या करते? ये जनता के बीच में मेल मिलाप को बढ़ाते, धर्म नीति की स्थापना करते और जनता के चरित्र का उत्थान करते। ये सारे कार्य इनके करने के थे। अब यहां पर आप देखेंगे भांडागाराधिकृत। भांडागाराधिकृत क्या हुआ? तो राज्य के अंतर्गत एक विभाग होता, कोष विभाग, जैसे वित्त मंत्रालय होता है। सरकार कार्य कैसे करे? अगर वित्त मंत्रालय ना हो पैसा कैसे आए, कहां खर्च करेंगे, कौन तय करता है? वित्त मंत्री। इसी प्रकार से भांडागाराधिकृत एक अधिकारी होता जो कोषा विभाग का अध्यक्ष होता। इसे हम मान सकते हैं वर्तमान में हमारे जो कृषि विभाग, आपका जो वित्त विभाग है इसके अनुरूप। फिर आगे आप देखेंगे महाक्षपटलिक। ये कौन है? ये राज्य के महत्वपूर्ण आदेशों का रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब आप समझ सकते हो एसएससी से जो आते हैं ना जज साहब, आईएएस साहब के जो आदेश लिखते हैं टप 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 टाइपिंग से, वही कार्य लोग करते थे। ठीक, आय व्यय का लोका जोखा ये लगते थे। फिर यहां पर आप देखेंगे एक होगा सर्वाध्यक्ष। ये क्या करेगा? एक केंद्रीय कार्यालय का प्रधान अधिकारी होगा। क्या होगा? केंद्रीय कार्यालय का प्रधान अधिकारी हमें ये देखने को मिलता है। फिर यहां पर आप देखेंगे ध्रुवाधिकरण। कौन होगा यहां पर? ध्रुवाधिकरण। तो ये ध्रुवाधिकरण कौन है? ये व्यक्ति कर वसूलने का कार्य करता। क्या करता? ये व्यक्ति कर वसूलने का, टैक्स को यहां पर कलेक्ट करने का कार्य करता। अब ये जो टैक्स को वसूल करने वाला व्यक्ति है ये 3 भागों में विभाजित होते थे। पहले आप देखेंगे साल्किक। साल्किक कौन है? भूमि कर वसूल करने वाले। गौल्किक कौन है? जंगलों से विविध आमदनी करने वाले। और तलवाटक या फिर गोप कौन है? ग्रामों में विधिक कर्मचारी हुआ करते थे। 3 भागों में विभाजित थे। ठीक, अब देखो यहां पर आगे जब आप आएंगे तो यहां पर एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी देखने को मिलेगा, महाप्रतिहार या फिर प्रतिहार। ये अधिकारी कौन होते? ये अधिकारी राज्य संप्रदाय से संबंधित विशाल विभागों को संभालने वाले अधिकारी थे।
ठीक। और राजा का जो व्यक्तिगत सलाहकार होता इसे रहस्य नियुक्ति कहते हैं। कौन? राजा को व्यक्तिगत सलाहकार होता, आज हम कहते हैं चीफ एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर आप देखें चीफ एडवाइजर ऑफ किंग कौन है? यहां पर रहस्य नियुक्त। ये आपके महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी बार ये आपसे पूछे गए हैं। ध्रुवाधिकरण देखेंगे आप तो भूमि कर वसूलने का कार्य करता। अग्रहारिक की बात करते तो ये दान विभाग का प्रधान था। कौन था? दान विभाग का प्रधान कौन होगा? अग्रहारिक। पुष्टपाल भूमि का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी, यानी कि पटवारी मान सकते हो आप इसे। कौन था ये? पुष्टपाल भूमि का लेखा जोखा रखते थे। महादंड नायक युद्ध काल में सेना का मुख्य नेतृत्व करते, अभी हमने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, अब देखो महादंड नायक जो है, जब सेना युद्ध क्षेत्र में होगी तब महादंड नायक सेना का नेतृत्व करेंगे युद्ध क्षेत्र में, और जब सेना विराम अवस्था में होगी, युद्ध क्षेत्र में नहीं होगी, तब ये जो व्यक्ति है महादंड नायक, ये मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में होगा और न्याय प्रदान करने में राजा की मदद करेगा। तो दो कार्य है इस व्यक्ति के। ठीक है, अब देखो यहां पर गुप्त काल में प्रांतों को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। क्या है? गुप्त काल में हम प्रांतों को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि देश, अवनी और मुक्ति। इन तीन नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जिले को विषय कहा जाता। जिले कहा था, जिले को हम विषय कहते हैं। और जिला जो था आपका, यह विषयपति के नियंत्रण में रहता, मतलब सबसे पहले राज्य, फिर प्रांत, फिर जिले। तो जो जिला है आपका, इसे हम विषय कहते हैं, और इसका मुख्य अधिकारी विषयपति कहलाता। जैसे आज हम कहते हैं जिलाधिकारी, कलेक्टर, उसी प्रकार से विषयपति कहा जाता था। कौन होता था ये? आधुनिक कलेक्टर की तरह हुआ करता था। अब जो विषयपति की जो नियुक्ति है, ये कौन करेगा? ये उपरिक्त नामक अधिकारी द्वारा करी जाएगी। किसके द्वारा? उपरिक्त नामक अधिकारी के द्वारा। लेकिन कभी कभी ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिले हैं जब विषयपति की नियुक्ति सीधे सीधे यहां पर राजा द्वारा खुद की गई। अब यहां पर आप देखो, जिलों के बाद नगरों का स्थान आता, और नगरों को पुरपाल कहा जाता। क्या कहा जाता नगरों को? नगरों को पुरपाल के नाम से हम यहां पर जानते हैं। फिर यहां पर देश या राष्ट्र साम्राज्य द्वारा स्वयं शासित क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को हम देश होती, और इसके प्रशासक को हम गोप्ता या गोपना कहते। फिर यहां पर आप देखेंगे सार्थवाह। सार्थवाह कौन है? ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। सार्थवाह के बारे में यूपीएससी पूछा गया है। सार्थवाह व्यापारियों की श्रेणी का प्रमुख होता। राज्य के अंतर्गत जो व्यापारियों की श्रेणी होती, इन श्रेणियों का जो मुख्य अधिकारी होता, ये सार्थवाह होता। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन ग्राम मुखिया संभालता, जो ग्रामिक के नाम से जाना जाता। और यहां पर देखो इनकी मदद करने के लिए पंचमंडली, या हम कह सकते हैं ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से संचालित करता। जो आपका ग्राम मुखिया है, ग्राम का प्रशासन ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से संचालित करता। ठीक है, अब देखो यहां पर पंचमंडली की अनुमति के बिना आप अपने क्षेत्र के अंतर्गत की जो जमीन है, गांव के अंतर्गत की जमीन है, पंचमंडली की बिना अनुमति की ना ही तो आप खरीद सकते थे, ना ही आप बेच सकते थे। ये यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहां पर आओ व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या था? जैसे आपने देखा होगा हमारे यहां पर दो प्रकार के लॉ चलते हैं, फौजदारी, दीवानी। तो दीवानी केस थे आपके, इन्हें हम व्यवहारिक कहते, और जो फौजदारी थे इन्हें हम आपराधिक विधि के तहत रखते। ठीक, तो जो आज हम विभाजन देखते हैं फौजदारी और दीवानी का, इनका विभाजन भी किनके द्वारा किया गया? इनका विभाजन भी गुप्त काल में ही किया गया। तो बहुत बड़ा एहसान मानिए आप, न्यायिक पद्धति को अलग अलग कर दिए थे इनने। गुप्त काल वाले ने क्या किया कि न्यायिक जो आपके मतलब जो फौजदारी वाले कानून थे वो अलग थे, और जो सिविल कानून थे वो आपके अलग थे। इसका विभाजन गुप्त शासकों द्वारा ही किया गया।
गुप्त शासन काल में राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए बड़े पुत्र का अधिकार वाला नियम यहां पर मौजूद नहीं था। और यहां पर देखो, गुप्तों का दंड विधान मौर्यों की तुलना में नम्र था। मौर्यों जो दंड प्रधान था ये थोड़ा नर्म था। लेकिन यहां पर आप देखो, वेनसांग जो बाद में आएगा, किस समय में, हर्षवर्धन के समय, तब हमें यहाँ के कुछ विशेषताओं के बारे में बताएगा, न्यायिक विशेषताओं के बारे में बताएगा। तो गुप्त की तुलना में जो यहाँ पर मौर्यों की तुलना में जो गुप्त शासकों का जो यहाँ पर न्यायिक दंड विधान था ये थोड़ा नरम था। और यहाँ पर कहा गया है मृत्यु दंड का प्रावधान हमें देखने को नहीं मिलता। ये उल्लेख फाहियान ने किया है कि हमें गुप्त वंश के अंतर्गत मृत्यु दंड का प्रावधान देखने को नहीं मिलता। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई। इकाई क्या है यहाँ पर, ये इकाई दी गई है प्रांत, मंडप, जिला और तहसील। ये दक्षिणी क्षेत्र है, ये आपके उत्तरी क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं प्रांत, तो दक्षिणी क्षेत्र में मंडल या मंडलम कहा जाता, उत्तरी क्षेत्र में भुक्ति या अवनी कहा जाता। मंडल जो है आपके इन्हें दक्षिण क्षेत्र कोट्टम या बलनाडु कहते, इसी को हम उत्तरी क्षेत्र में विषय या भोग कहते। जिला को हम नाडु कहते और उत्तरी क्षेत्र में हमें अधिष्ठान या पट्टन कहते। तहसील को हम विधि कहते, इसे हम यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में पट्टल या कुर्रम कहते। तो ये आपकी जो गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयां यही चर्चा की। और अभी ये टॉपिक आपका बचा हुआ है जिसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे और गुप्त वंश को बिल्कुल गुप्त कर देंगे। इस चार्ट के बारे में हम उस क्लास में भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।